त्रिशा झूठ बोलते हुए अपने सर को नीचे झुका लेती है। अभिमन्यु से झूठ बोलते हुए वह इस वक्त डर से कांप रही थी। हालांकि उसे पता था कि अभिमन्यु शायद ही उसकी बातों पर यकीन करेगा, पर इस वक्त उसके दिमाग में जो भी आया उसने बस बोल दिया। त्रिशा की ऐसी हालत देखकर अभिमन्यु के होंठ तुरंत इंटरेस्ट से मुड़ गए और वह त्रिशा के थोड़ा और करीब आते हुए बोला, नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। मैंने तुम्हें साफ तौर पर मुझे घूरते हुए ही देखा था। बताओ, तुम मेरे चेहरे को क्यों घूर रही थी? तुम्हारा दिमाग में मेरे लिए क्या चल रहा था? हाँ। अभिमन्यु को और पास आते देखकर त्रिशा की सांस अटक गई थी। वह अपनी भारी सांसों को संभालते हुए और पीछे होने की कोशिश करती है, पर अफसोस वह पहले से ही कार के शीशे से चिपकी हुई थी, इसलिए अब और पीछे नहीं जा सकती थी। त्रिशा जल्दी से हकलाते हुए कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैंने सच में आपके चेहरे पर एक मक्खी को देखा था। इसके आगे त्रिशा कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। घबराहट से उसका दिल काफी जोर जोर से धड़क रहा था, जिसकी आवाज अभिमन्यु तक को सुनाई दे रही थी। त्रिशा को देखते हुए अभिमन्यु की आंखें किसी सातिर लोमड़ी की तरह चमक उठी थी, जैसे उसके सामने उसका सबसे पसंदीदा शिकार बैठा हो और वह बस अपने शिकार को अपने जबड़े में दबोचने ही वाला हो। अभिमन्यु ने अपना सर झुकाया और त्रिशा से कुछ कहने ही वाला था कि अचानक से उसे अपने कानों में एक चुभती हुई सी आवाज सुनाई दी। अभिमन्यु, ध्यान से, इस तरह लापरवाह होकर त्रिशा पर दबाव मत डालो। उसे चोट लगी है, प्लीज उसे इस तरह मत परेशान कीजिए, उसे और ज्यादा चोट लग जाएगी। सुनने में यह आवाज काफी प्यारी और चिंता से भरी हुई लग रही थी, लेकिन अभिमन्यु को यह आवाज बिल्कुल भी प्यारी नहीं लगी, क्योंकि इस आवाज ने अभिमन्यु के सबसे फेवरेट काम में दखल डाल दिया था। दरअसल यह चुभती हुई सी आवाज रीमा की थी। रीमा, जो काफी देर से कार के बाहर खड़ी थी, वह कार के विजिबल विंडो से अंदर के नजारे को साफ देख पा रही थी। हालांकि वह अंदर की आवाज को सुन तो नहीं पा रही थी, लेकिन उसने अभिमन्यु को त्रिशा के काफी करीब देखा और वह जिस एंगल से देख रही थी, उस एंगल से उसे लगा जैसे अभिमन्यु त्रिशा को बस अब किस करने ही वाला हो। रीमा ने जब अभिमन्यु को इस तरह से त्रिशा के इतने करीब देखा और उसे लगभग त्रिशा को किस करते हुए देखा, तो उसका चेहरा जेलसी और गुस्से से काला पड़ गया था। वह अभिमन्यु को त्रिशा को किस करते हुए देखना कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? ये बिच त्रिशा इतनी ज्यादा लकी लड़की कैसे हो सकती थी? वह अभिमन्यु रायजादा, जो कभी लड़कियों के पास भी नहीं गया, न ही अपने आसपास किसी लड़की को भटकने दिया, उस पत्थर दिल अभिमन्यु रायजादा को यह बिच त्रिशा कैसे सेड्यूस करने में कामयाब हो गई? कैसे कुछ ही मिनट में त्रिशा ने अभिमन्यु को इस तरह से काबू कर लिया कि वह अब उसे किस करने वाला है? जिस अभिमन्यु रायजादा के बारे में आज तक किसी ने कोई लव अफेयर स्कैंडल तक नहीं सुना, उस अभिमन्यु को इस दुष्ट त्रिशा ने कैसे फंसाया? गुस्से के कारण रीमा के फेफड़ों तक में जलन होने लगी थी। उसे लगा वह किसी भी वक्त गुस्से से फट जाएगी। रीमा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर जोर से चिल्लाया ताकि उसकी आवाज अभिमन्यु और त्रिशा के कानों तक आसानी से पहुंच जाए, और हुआ भी ऐसा। अभिमन्यु के कानों तक रीमा की चुभती हुई आवाज पहुंच चुकी थी। अभिमन्यु के चेहरे पर अभी जो एक छोटी सी स्माइल थी, वह तुरंत गायब हो गई और उसका चेहरा गुस्से से कठोर हो गया था। उसने अपनी ठंडी निगाहों को ऊपर उठाया और रीमा की तरफ देखा और अपने गुस्से भरी आवाज में पूछा, तुम कौन हो और बेवजह यहाँ खड़े होकर चिल्ला क्यों रही हो? रीमा अभिमन्यु के शब्द सुनते ही लगभग लड़खड़ा गई। उसे लगा कि वह अभी शौक से गिर जाएगी। अभिमन्यु ने अभी अभी उससे क्या पूछा कि वह कौन है? क्या अभी कुछ देर पहले ही हम दोनों के बीच बात नहीं हुई थी? फिर अभिमन्यु ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है जैसे कि उसने मुझे कभी देखा ही ना हो? क्या मैं उसके नजरों में इतना भी मायने नहीं रखती कि वह मुझे याद रख सके? इसके अलावा अभी हाल ही में तो सिंघानिया परिवार ने मुझे अपनी बेटी के तौर पर पूरे दिल्ली शहर को इंट्रोड्यूस करवाया था। फिर अभिमन्यु उसे पहचानने से इनकार कैसे कर सकता है? रीमा इस वक्त इतने गुस्से में थी कि वह खुद को कांपने से रोक नहीं पाई, लेकिन वह अपने गुस्से को अभिमन्यु के सामने जाहिर नहीं कर सकती थी। रीमा ने गुस्से से गहरी सांस ली और अपने गुस्से को अपने मन में ही दबाने की कोशिश की। रीमा ने अपने आप को थोड़ा नॉर्मल किया और फिर खुद को अभिमन्यु से इंट्रोड्यूस कराते हुए कहती है, अभिमन्यु, मैं रीमा सिंघानिया परिवार की असली बेटी हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही तो सिंघानिया परिवार ने मुझे सबके सामने इंट्रोड्यूस करवाया है, और अभी थोड़ी देर पहले ही तो हम एक दूसरे से बात कर रहे थे जब तुमने मेरी कार को डैमेज किया था। क्या तुम भूल गए?
अभिमन्यु ने अपनी उड़ती हुई नजरों से रीमा की कार की तरफ देखा और फिर वापस रीमा की तरह देखते हुए कहा, तो क्या सिंघानिया परिवार की बेटी अब मुझे अपनी कार डैमेज्ड के लिए कॉम्पेंसेशन मांगने की कोशिश कर रही है? क्या सिंघानिया परिवार के पास अब इतने पैसे भी नहीं है कि वह अपने डैमेज्ड कार के कुछ पार्ट्स को भी रिपेयर करवा सके? रीमा स्तब्ध थी। उसने तो कॉम्पेंसेशन के बारे में सोचा भी नहीं था, वह तो बस उसे और त्रिशा को दूर कर रही थी। पर यहाँ तो अभिमन्यु ने उसे गलत समझ लिया था। रीमा हड़बड़ाते हुए अभिमन्यु से बोली, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं तो इसके आगे वह बोल पाती से उससे पहले अभिमन्यु एक बार फिर गुस्से से रीमा की तरह देखा और कार की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हारी डैमेज्ड कार का कॉम्पेंसेशन तुम्हारे घर तक पहुंचा दिया जाएगा। रीमा जल्दी से बोली, नहीं अभिमन्यु, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अभिमन्यु उसकी बात को पूरा होने से पहले ही उसे टोकते हुए कहा, कॉल मी मिस्टर रायजादा। मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई भी अजनबी मुझे मेरे नाम से पुकारे, तो इस बात का आगे से ध्यान रखना। अभिमन्यु के शब्द बहुत कठोर थे। रीमा को अभिमन्यु के शब्दों से जोर का धक्का लगा और वह सबकॉन्शियस रूप से कुछ कदम पीछे हो गई। उसका पूरा शरीर गुस्से और अपमान से भर गया था। आज से पहले कभी किसी ने उसका इस तरह से अपमान नहीं किया था, खास तौर से जब वह सिंघानिया परिवार की बेटी बनी थी। तब से उसे सब अपनी पलकों पर बिठाकर रखते थे, पर अभिमन्यु ने उसे न केवल पहचानने से इनकार कर दिया था, बल्कि वह तो उससे खुद का नाम लेने से भी मना कर दिया था। रीमा को अभी भी याद था कि त्रिशा पहले कई बार अभिमन्यु को उसके नाम से बुला चुकी थी, पर तब तो अभिमन्यु ने कभी उसे नहीं रोका खुद का नाम लेने से। फिर उसे ही क्यों? अभिमन्यु ने सिर्फ उसे ही क्यों मना किया? क्या अभिमन्यु की नजरों में वह इतनी बेकार इंसान थी कि वह उसे अपना नाम भी लेने नहीं दे रहा था? रीमा को त्रिशा से इतनी ज्यादा नफरत हुई कि उसे लगा कि वह अभी त्रिशा को जान से मार दे। इस बिच को हमेशा उससे हर एक चीज बेहतर ही क्यों मिलती है? चाहे वह किसी भी हाल में क्यों न रहे, हर कोई उसके आगे पीछे ही घूमता है। पहले जब वह सिंघानिया परिवार की बेटी थी तब भी लोग उसकी सराहना करते थे, और आज जब वह सिंघानिया परिवार की बेटी नहीं है तब भी इस दुष्ट त्रिशा को उससे कहीं ज्यादा अहमियत मिल रही थी। रीमा ने इतनी कस के अपनी मुट्ठियां बनाई थीं कि उसके नुकीले नाखून उसके कोमल हाथों पर धंस चुके थे और वहां से खून भी निकलने लगा था। पर रीमा को खुद के दर्द की कोई परवाह नहीं हुई। वह तो त्रिशा को अपनी जानलेवा नजरों से घूरने में बिजी थी।